दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एस जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एयर इंडिया 182 फ्लाइट उसकी 39th एनिवर्सरी के बारे में बात की। आई एम टॉकिंग अबाउट कनिष्क बॉम्बिंग्स। उसी दिन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट अटैक जो है वो कनाडा के इतिहास में सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक है। आज दोस्तों हम इस कनिष्क बॉम्बिंग के बारे में, कनिष्क केस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि ये क्या है, क्या क्या चीजें हुई थी। दोस्तों 23 जून 1985 का वो मनहूस दिन था जब एक एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये फ्लाइट जो है ये मॉन्ट्रियल से लंदन और लंदन से फिर न्यू दिल्ली आ रही थी, राइट। सो मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा, लंदन यू नो इट्स इन यूके, और फिर लंदन से ये फ्लाइट हमारे देश आने वाली थी। ये जो प्लेन था ये बोइंग 747 वाइड बॉडी जंबो मॉडल था और इसका नाम जो है वो उस समय पर कनिष्क रखा गया था, कनिष्क या फिर कनिष्का। अब बात है बॉम्ब की। ये बॉम्ब कहां से आया? एक सूटकेस में ये बॉम्ब आया था और वैंकूवर से ये बॉम्ब जो है ये टोरंटो भेजा गया और फिर टोरंटो से जो एयर इंडिया की फ्लाइट है इस पर इसको लोड किया गया, ट्रांसफर किया गया। और जब ये फ्लाइट उड़ रही थी, अटलांटिक ओशन पर उड़ रही थी, जब ये आयरलैंड की एयर स्पेस में एंटर होती है उस समय पर 31,000 फीट ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा था और एक्सप्लोजन होता है और ऑन बोर्ड जितने लोग थे 329 लोगों की मृत्यु हो गई, इनकी हत्या की गई बाय टेररिस्ट्स। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज इसके साथ जुड़ी हुई है दैट इज कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना उसके एक घंटे पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वहां की जो टर्मिनल बिल्डिंग है वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 2 लोगों का निधन हो जाता है, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब ये बॉम्ब जो है ये भी वैंकूवर से ही आया था और ये जो बॉम्ब है इसको जापान के नरिता एयरपोर्ट से फिर एयर इंडिया की 301 फ्लाइट जो है इसमें लोड करना था, लेकिन ये बॉम्ब जो है वो पहले ही फट जाता है। तो ये एयर इंडिया की 301 है, ये जापान से बैंकॉक और बैंकॉक से फिर न्यू दिल्ली आ रही थी। तो एटलीस्ट ये फ्लाइट जो है वो लकीली बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान के 2 बैगेज हैंडलर्स जो हैं वो मर गए। तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जब शुरुआत हुई तब ये बात जो है वो पक्की हो गई कि ये दोनों बॉम्बिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और फिर इसको नाम दिया जाता है कनिष्क केस। तो दोस्तों ये थी इसके साथ जुड़ी हुई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब ये बॉम्बिंग्स में किन किन लोगों का हाथ था वो भी हम देखते हैं। दोस्तों इंडिया और कनाडा के इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इन्वेस्टिगेशंस की शुरुआत की तो पता चला कि जो कनाडा में रहने वाले सिख सेपरेटिस्ट्स हैं उन्होंने इसको प्लान किया, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये जो सिख सेपरेटिस्ट हैं जो कनाडा में रहते हैं उनको पूरा सपोर्ट पंजाब में रहने वाले मिलिटेंट्स ने प्रोवाइड किया था। सारी इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीजें प्रोवाइड की थी और एक बब्बर खालसा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका रिवेंज, इसका बदला लेना चाहता था। तो ये जो पूरा केस है इसके 3 मुख्य आरोपी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वैंकूवर में रहने वाला बिजनेसमैन था, इसका नाम है रिपु दमन सिंह मलिक। दूसरा है अजैब सिंह बगरी, राइट, इज दिस वन, ब्रिटिश कोलंबिया में वो मिल में काम करता था। और फिर एक है इंद्रजीत सिंह रियात, ये एक इलेक्ट्रिशियन था और ऑटो मैकेनिक था डनकन, ब्रिटिश कोलंबिया में, राइट। तो ये 3 लोग जो हैं ये मुख्य आरोपी हैं इस केस में, या फिर थे। मैं थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हाई विल टॉक अबाउट इट। ये तीनों के तीन जो हैं ये कैनेडियन सिटीजन्स हैं या फिर थे, ओके। अब दोस्तों प्रॉब्लम की शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल में। देखिए अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा है तो ट्रायल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ही अगर वीक है तो फिर ट्रायल में कुछ नहीं होगा, यू नो। तो ये जो रियात है इसको 1988 में इसको अरेस्ट किया गया फ्रॉम यूके। यहां पर ये अपने कनाडा को छोड़कर अपने परिवार के साथ वो यूके में सेटल हो गया था। जब इसको अरेस्ट किया गया तो इस पर इल्जाम यह था कि ये जो बॉम्ब बनाने में जो पार्ट्स थे तो ये सारे पार्ट्स को खरीदना और सप्लाई करने का काम जो है वो रियात ने किया था। फिर जब इसको पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि तलविंदर सिंह परमार, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने, ये रियात ने सारी बातें बताई कि जो ये तलविंदर सिंह परमार हैं बेसिकली बब्बर खालसा जो मिलिटेंट आउटफिट है तो ये उस समय का उसका हेड था ये परमार। तो रियात कहता है कि परमार जो है उसके इंस्ट्रक्शंस पर ये सारी चीज़ें की थी और फिर परमार जो है उसको पकड़ा जाता है और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होने के बाद फाइनली वो भारत आ जाता है, राइट। और फिर 1992 में पंजाब पुलिस के साथ एक शूटआउट हुआ और इस शूटआउट में जो परमार है उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने यह भी कहा कि परमार ने कनिष्क बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड होने का कन्फेशन जो है वो किया था, ठीक है। तो ये परमार का चैप्टर खत्म हो गया। अब अक्टूबर 2000 में मलिक और बगरी जो हैं इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, राइट। अब ये जो मलिक हैं
ही वॉज वेरी क्लोज टू बब्बर खालसा, मीन्स एसोसिएटेड था, और जो परमार है उसके साथ काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन इसका रहा है। इन दोनों पर चार्जेस लगाए गए। 329 लोगों की मृत्यु का चार्ज इन दोनों पर लगा, कॉन्स्पिरेसी की हैं, फिर अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ ये नरिता बॉम्बिंग में, तो दोनों केसेस में इन पर चार्जेस लगाए गए। अप्रैल 2003 में ट्रायल जो है इसकी शुरुआत होती है, और फिर क्या होता है, जो रियात है वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस बन जाता है, वो मलिक और बगरी के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, लेकिन वो ऐसी कोई भी बात नहीं करता है जिससे इन दोनों पर कोई स्ट्रॉन्ग केस बैठ सके। तो फाइनली मार्च 2005 में ये दोनों जो हैं इनको एक्विट किया जाता है। उस समय पर जज जो है उन्होंने कहा कि अभी उतने विटनेसेस नहीं हैं, और जो विटनेस हैं तो वो उतने क्रेडिबल नहीं हैं, तो जज के पास या फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये दोनों जो हैं इनको छोड़ दिया गया। लेकिन 2 साल पहले 14 जुलाई 2022 की बात है, ब्रिटिश कोलंबिया सरे, तो वहां पर मलिक जो है उसकी हत्या हो जाती है। कोई मास्क शूटर आता है और उसको मारकर चला जाता है। अब रियाद जो है वो अकेला ऐसा बंदा रहा जिसको कन्विक्ट किया गया, लेकिन कुछ साल जेल में रहने के बाद उसको भी फाइनली 2016 में रिहा किया गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है ना, ये बहुत ही वीक रही इसमें, और इसमें पूरा कसूर जो है अगर किसी का, तो दैट इज कनाडा की सरकार। कनाडा की सरकार ने सालों लगा दिए, कनाडा की सरकार ने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, लेकिन फाइनली इन्वेस्टिगेशन जो है वो बॉच्ड अप हो गया। यानी कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो एकदम थर्ड क्वालिटी का रहा। इसमें कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कनाडा की सरकार का या फिर वहां की जो एजेंसीज हैं उनका नहीं रहा। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात जो है ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के जज इयान जोसेफसन ने ये बताया है कि कितने सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं वो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है वहां की, हमारी जो रॉ है वैसे वहां की CSIS, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऐसे एविडेंसेस थे, ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई ये सारी चीजें। तो मीन्स वहां के जज जो हैं वो भी काफी इस चीज से नाराज हुए कि इतनी लापरवाही CSIS की। और जो पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया, 4000 पन्नों का ये रिपोर्ट है, एक कैनेडियन ट्रेजेडी इसका नाम है, कैनेडियन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया और ये कहा कि सरकार, RCMP और CSIS, इनकी जो एक प्रकार की कास्केडिंग सीरीज ऑफ एरर्स हैं, एक के बाद एक गलतियां, एक के बाद एक एरर्स, ये सारी चीजों की वजह से ही बॉम्ब फटा था। और चलो बॉम्ब तो फट गया, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें भी सरकार ने इतना कोई खास जोर या फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। सो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इजंट इट? बट एनीवेज, लेट्स प्रे फॉर ऑल द 329 वे सारे लोग जो उनका निधन हुआ था। आई एम श्योर इस बात को काफी साल हो गए, लगभग 4 दशक होने को है इस बात को। लेकिन दोस्तों, एवरी सिंगल एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है ना, इट इज टेररिज्म, इट इज एन एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। टेररिज्म जो है वो भले ही कोई धर्म का कपड़ा पहने या फिर यूनिफॉर्म पहने, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड इज दैट इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। डू चेक इट आउट एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मामानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।